आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम गया। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों की घोषणा होगी। आज आखिरी दिन था। आपको बता दें चुनाव प्रचार का उम्मीदवारों ने पूरी ताकत आज अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगाई है। अब कुछ डाटा आपको बताते हैं। देखिए इस विधानसभा चुनावों से जुड़े हुए, क्योंकि आज प्रचार का जो शोर है वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावों के साथ आज चुनाव प्रचार में लगातार लगी हुई थी और आज ये चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। अब 5 तारीख को आपको बता दें कि वोटिंग होनी है और 8 तारीख को चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन सब के बीच में आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। अब विधानसभा में महत्वपूर्ण क्या है, देखिए 90 सीटें हैं, आपको पता है, सामान्य इसमें 73 और आरक्षित 17 सीटें हैं। तो हरियाणा में आज प्रचार का शोर थम चुका है और 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश में 20,629 पोलिंग बूथ हैं जो कि बनाए गए हैं। करीबन 2 करोड़ 3.5 लाख मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 8 अक्टूबर को यह तय होगा कि इस बार हरियाणा में जनता का जो मूड है वो क्या रहा है। तो प्रचार का शोर थम चुका है और हरियाणा में अब इंतजार है वोटिंग का और उसके बाद 8 तारीख को चुनाव के परिणामों का। 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और प्रदेश में 20,629 पोलिंग बूथ हैं जहां पर कैंडिडेट्स के लिए जो मतदान है वो होगा। करीबन 2 करोड़ 3.5 लाख मतदाता हैं जो कि इन सभी पोलिंग बूथ पर जाकर के अपने अपने मतदान का, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 90 सीटों के लिए सभी जगहों पर आप देख रहे थे कि कैंडिडेट्स अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और सभी अपनी अपनी जीत के दावों के साथ जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन अब ये प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, यानी कि रैली, रोड शो या कोई जनसभा ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जो है जाकर के अपना प्रचार कर सकेंगे और अब 5 तारीख को जो मतदान है वो होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रचार का शोर आज थमा है। और अब चलिए सोनीपत का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम, आज हम लोगों ने देखा चूंकि चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था, सभी कैंडिडेट्स पूरी जोशो खरोश के साथ या पूरे दमखम के साथ मैदान में थे, लेकिन अब प्रचार का शोर थमने के बाद क्या माहौल है इस समय सोनीपत के अंदर? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दिखा के ग्राउंड पर काम करती हुई नजर आ रही हैं? चुनावी जो फिजा है वो सोनीपत की कैसे आप देख पा रहे हैं, इसको अपडेट करें राम। बिल्कुल, देखिए 2024 का महासंग्राम जो है उसका अब अंतिम समय था और ऐसे में 6 बजे जब प्रचार बंद हो गया है तो सभी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं अलग अलग जगह पहुंचकर बूथ लेवल पर बात करें या फिर गली गली पहुंचकर लोगों के बीच पहुंचकर अपना प्रचार करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट मैदान में खूब पसीना बहाते हुए नजर आए, करीबन 1.5 महीने तक चुनाव प्रचार में जुटे रहे। सोनीपत से सीट की बात करें तो सोनीपत में 6 अलग अलग विधानसभा है, गनौर, सोनीपत, खरखोदा, बड़ौदा, गोहाना। और इस प्रकार से बात करें तो सभी अलग अलग सीट पर मुकाबला जो है काफी रोमांचक है। सबसे पहले सोनीपत की सीट की बात करें तो सोनीपत की सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी निखिल मदान को उतारा है, तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जो है सुरेंद्र पवार को बनाया है, क्योंकि ईडी के मामले में जेल गए और जेल के बाद जब वो बाहर आए तो प्रचार में वो लगातार जुटते हुए नजर आए। हालांकि उनका चुनाव जो है उनकी पुत्र वधू समीक्षा पवार ने काफी संभालने की कोशिश की, लेकिन सोनीपत की सीट पर यह मुकाबला जो है काफी रोमांचक है। देखना होगा किसके पक्ष में जीत जाती है। और वहीं खरखोदा की बात करें तो खरखोदा में कांग्रेस के प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि 15 साल से आसीन है और लोग जो है इस बार नाराज भी खासे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर जो है 15 साल से आसीन होने के बावजूद खरखोदा में लोग जो है मूलभूत सुविधा को लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ पवन खरखोदा को इस बार भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है,
तो लगातार अभी कुछ देर पहले ही पवन खरखोदा के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बुड़ोली भी पहुंचे थे और मोहन लाल बुड़ोली ने उनके लिए वोट की अपील की है। हालांकि कई बयान जो हैं उनके भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो गनौर विधानसभा की भी हम बात करें तो यहाँ पर कुलदीप शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और कांग्रेस में जिस प्रकार से उनकी एक अच्छी पैठ भी रही है, छवि भी रही है, और ऐसे में अगर बात करें तो उनका मुकाबला जो है देवेंद्र कौशिक जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला है, यहाँ भी काफी मुकाबला जो है काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर आखिर जिसका चेहरा किसके सिर पर चलता है। वहीं बड़ौदा का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ पर मुकाबला जो है बड़ा रोमांचक है, क्योंकि बड़ौदा की सीट पहले भी हॉट सीट बनी रहती है और इस बार भी जो है मुकाबला अपने आप में कई अलग अलग बिंदु से देखा जा रहा है। खास तौर पर बात करें तो इंदुराज भालू जो कि उपचुनाव में यहाँ से विधायक बने, उसके बाद यहाँ पर लगातार विधायक के तौर पर वो आसीन है और कांग्रेस का वर्चस्व इस सीट पर रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने अपना कैंडिडेट जो है प्रदीप सांगवान को बनाया है। चौधरी किशन सिंह सांगवान के पुत्र हैं, उनकी अब एक अलग छवि रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है कोशिश तो जरूर कर रही है कि इस सीट को हासिल करे, लेकिन ये मुकाबला जो है इतना आसान नहीं है। वहीं इस मुकाबले में जो है त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी से बागी हुए कपूर सिंह नरवाल जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान पर है। और बिल्कुल, चलिए राम सिंह, एक एक करके जो तमाम सीटें हैं और खासतौर से सोनीपत की इन 5 सीटों के जो समीकरण है वो आपने बहुत बेहतर ढंग से समझाए हैं। अभी थोड़ा और मैं आपसे इसकी डिटेल जानूंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन इस बीच हमारे साथ दीपक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करता हूं। दीपक, चूंकि चुनाव प्रचार बहुत नजदीक से आप देख रहे थे और लगातार चूंकि जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर भी आप गए और आपने देखा वहां पे ग्राउंड पे किस तरीके से कैंडिडेट्स पूरे जोशो खरोश के साथ थे, लेकिन आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, आज सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब किस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव 2024 को आप देख पा रहे हैं? क्या चीजें आपने असेस की हैं जो कि ग्राउंड पे काम कर रही थी? जी बिल्कुल, 2024 का विधानसभा का ये रण हरियाणा की विधानसभा में अगर बात करें हरियाणा की सत्ता में पहुंचने का, लगातार ये जो रण था, ये जो एक अगर बात करें तमाम रणनीतियां इसको लेकर के बनाई गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्लानिंग करी, इस बार फिर प्रयास किया गया। बीएसपी की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन में इनेलो के साथ आई, जेजेपी ने अपने प्रयास करे, तमाम चुनाव को लेकर के दावे वादे संकल्प पत्र गारंटियां ऐसे तमाम बातें रखी गई। लेकिन इन तमाम बातों के बाद अब चुनाव का प्रचार थम गया है। चुनाव का प्रचार थम गया है अब, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होगा। 5 तारीख को हरियाणा के 2,03,54,350 मतदाता हैं। ये 2,03,54,350 जो मतदाता हैं वो ये तय करेंगे कि दावों में, वादों में, इन संकल्प और गारंटियों में उनको कौन सा शब्द सही लगा, कौन सी लाइन सही लगी, कौन से राजनीतिक दल की बातें उनके आगे ठीक रही, कौन सा प्रत्याशी सही रहा। क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभा की अगर बात की जाए तो लगभग 1028 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत जो है वो अब ये 2,03,54,350 मतदाता हैं, इनको तय करनी है। हालांकि ये सभी मतदाता अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं, अक्सर देखा गया, लेकिन ये इंडिया न्यूज भी अपील करेगा कि 5 तारीख को वो किसी भी उम्मीदवार को अपना मत करें, अपनी वोट दें, लेकिन कम से कम अपने इस बड़े लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा जरूर ले। जो 2,03,54,350 का ये मतदाताओं की संख्या, ये कम से कम अधिक से यहाँ जो तमाम मतदाता अपने घरों से आके उस दिन मतदान करें 5 तारीख को। लेकिन अब फिलहाल चुनाव प्रचार थम गया और आज अंतिम दिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा गया था। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए बहुत सारे विधानसभा के चुनाव आपने ग्राउंड पर कवर किए हैं, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। 1924 में अगर हम लोग देखें, चूंकि 19 में जिस तरह की स्थितियां थी या जो सियासी फिजा हम लोगों ने हरियाणा के अंदर देखी, 24 आते आते आप उसको किस तरीके से देख पा रहे हो? इस बार ग्राउंड पर एग्जैक्टली क्या चीजें आपको लग रहा था जो वाकई में काम कर रही थी? क्योंकि कैंडिडेट्स के वादे अपनी जगह पर हैं, पार्टियों के वादे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जनता की जो नब्ज है वो जो ग्राउंड के ऊपर है वो बहुत बेहतर तरीके से उसको असेस भी करते हैं और उसको पकड़ते भी हैं। काम क्या कर रहा है इस बार ग्राउंड पर? थोड़ा सा अगर इसको दर्शकों को आप समझा दें। देखिए, एक बात तो जरूर है, इसमें मुकाबले की बात की गई तो आप अब भी बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो कहेंगे कांग्रेस से मुकाबला है, कांग्रेस की बात करें वो कह रहे थे बीजेपी से मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के वो मुकाबले में नहीं मान रहे थे। और इसमें कोई दो राय नहीं, तमाम क्षेत्रीय दलों की बात करें वो अपने एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे।
को, हालांकि एक अच्छा उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करा है, चुनाव प्रचार में उतरे हैं। चाहे वो हम इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तमाम जो राजनीतिक दल थे, बीजेपी और कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, वो लगातार प्रचार करा, तमाम बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, आज भी शक्ति प्रदर्शन देखा गया, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, राजनाथ की बात करें, बीते दिनों में भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आया, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो कि पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो यहाँ मौजूद रहे। लेकिन ये चुनाव की अगर बात करें, पिछले जो 5 वर्ष है, कहीं ऐसे बड़े मुद्दे रहे, किसानों को लेकर के आंदोलन रहा, यहाँ मुद्दा रहा कि कैसे किसानों को अपने साथ जोड़ा जा सके, यहाँ मुद्दा रहा कैसे अनुसूचित जाति को, ओबीसी को अपने साथ जोड़ा जा सके, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की बात यहाँ पर रखी गई, कृषि का मुद्दा कैसे रखा गया, ये तमाम मुद्दे हमने इस चुनाव के अंदर देखे। हम क्या एक विधानसभा की नहीं, हम सभी की बात करें, ये सभी में था, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी थी, वहां पर जब जाते थे तो मुद्दा आता था किसानों का, वहां मुद्दा आ जाता था कृषि को लेकर के, एमएसपी को लेकर के मुद्दा आ जाता था। जब शहर में बात करी तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी तमाम बातें, यहाँ जीएसटी की रखी गई, ये तमाम बातें रखी गई थी। सरकार ने अपनी उपलब्धियां, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, उन्होंने अपनी अपनी उपलब्धियां रखी कि उन्होंने क्या कार्य करा है। जेजेपी ने भी रखा कि वो जब चलिए दीपक के पास हम दोबारा से जाएंगे, लेकिन अब आज चूंकि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन ऐसे में जो ग्राउंड पर इस समय स्थितियां हैं, खासतौर से चुनावी लिहाज से अगर आप उसको देखने और समझने की कोशिश करें तो जनता, क्योंकि अब वो क्या सोच रही है ये तो 5 तारीख को ईवीएम में कैद करेगी, 8 तारीख को नतीजों के तौर पर वो आपको दिखेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस दौरान जो आप देखते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहुंचा है तो बहुत कुछ इंडिया न्यूज़ ने भी वहां पर महसूस किया, बहुत सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से देखने का जो मौका है वो मिला, और वो चीज़ें एक एक करके वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड पर जब लोग पहुँच रहे हैं, जब लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जो जनता इस समय सोच रही है, जनता के जो जहन में चीज़ें चल रही हैं, अब वो वोट उसी आधार पर किस तरह से करती है, इसके लिए 8 तारीख तक का इंतजार होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार का विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो मुकाबला है वो तमाम जो पार्टियां हैं उनके बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, और अब जनता इसको बड़ी बारीकी से देख रही है और जनता ये निर्णय करेगी। आज हालांकि प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज प्रचार का जो अंतिम दिन था वो आपने देखा कि सुबह से ही जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार, चाहे रैली के ज़रिए या रोड शो के ज़रिए लोगों के बीच पहुंच रहे हों, जनसंपर्क अभियान हो, ये तमाम चीज़ें लगातार आप देख रहे हैं कि चल रही थी। लेकिन आज चूँकि आखिरी दिन था, इसलिए इसमें उत्साह और ज़्यादा नज़र आ रहा था। हर प्रत्याशी जितनी कोशिश कर सकता था, अपनी भरसक कोशिश के साथ वो जनता के बीच में पहुंचा। तो विधानसभा का जो इस बार का जो चुनाव है वो वाकई में बड़ा दिलचस्प है। अब देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो चीफ, उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद की जरा स्थिति मोटा मोटी इस बार जरा हमारे दर्शकों को समझाएं, और क्या कुछ आप देख पाए हैं, चूंकि ग्राउंड पर लगातार आप मौजूद थे, तमाम कैंडिडेट्स से आप बात कर रहे थे, बहुत सारे कैंपेन्स आप देख रहे थे वहां पर जो कैंडिडेट चला रहे थे। इस बार का 2024 का ये जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो ये चौंकाने वाले नतीजे इस बात के दिखाई दिल से भाजपा फिर से, तो इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी नारे गढ़े गए हैं। तमाम जो राजनीतिक भी इस बार देखने को मिलेगी कि फरीदाबाद की लोकसभा की चलिए देवेंद्र, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा क्योंकि फरीदाबाद के भी जो मुद्दे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वहां पर ग्राउंड पर इस समय जो काम है वो किस तरीके का रहा है, क्या जनता वहां की कह रही है, उसको किस तरीके से देखा गया है, और इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है वो फरीदाबाद के लिहाज से कैसा रह सकता है, इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे देवेंद्र के साथ। लेकिन अब चूंकि आज, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, आज कैंडिडेट्स ने पूरा दमखम लगाया है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जोश और खरोश के साथ आज जो कैंडिडेट्स थे वो दमखम के साथ आज चुनावी मैदान में थे। अपनी अपनी तरह से जितनी भरसक कोशिश हो सकती थी वो कोशिश आज कैंडिडेट्स के द्वारा की गई है, और अब प्रदेश में जनता को यह तय करना है कि आखिर वो इसको किस नज़रिए से देखती है, और वो कैंडिडेट्स ने जो उनको तमाम बातें कही हैं उस पर वो कितना भरोसा कर पा रही है। सोनीपत का रुख कर लेते हैं, राम सिंह मार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम सिंह, आपने 5 विधानसभा सीटों को बड़ा माइन्यूटली बताया कि किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से मुकाबलों में हैं, लेकिन अगर ओवरऑल में पूरा सोनीपत की मैं आपसे बात करूं तो क्या नजर आ रहा है, और 2019 से 24 आते आते सोनीपत के इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में क्या कुछ आपने बदलते हुए देखा है, इसको थोड़ा सा बताएं राम सिंह।
देखिए 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो जिस प्रकार से 19 से 24 का ये सफर लोगों ने देखा है और लोगों ने बहुत सारी चीजें ये महसूस करी है कि इस बार जो है किस प्रकार से लोगों ने वोट करना है वो उनके ध्यान में है। और बात करें तो मुद्दे की, तो मुद्दे लोगों के ध्यान में जरूर थे, चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात हो, ग्रामीण स्तर पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, दूर दराज से लाने वाला, दूर दराज से महिलाएं पानी लेकर आने की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो आज भी जो है बदलाव नहीं हो पाया। ग्राउंड पर स्थिति आज भी ये है कि जिस प्रकार से गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़कें वो काफी बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा जो है उसको नजरअंदाज की गई और जिसकी वजह से कहीं विकास कार्य नहीं हो पाया। चाहे वो कांग्रेस विधायक हो या का विधायक हो, तमाम ऐसे विधायक रहे अलग अलग विधानसभा में जिन्होंने विधानसभा में एक मीडिया प्रसारित के तौर पर जो है आवाज को बुलंद की, लेकिन भाजपा पर जो इम्प्लीमेंट होना था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो कुछ विकास कार्य हुए हैं, जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी द्वारा दावे ये किए गए कि आउटर साइड की, चाहे वो केएमपी हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, उनका विकास जरूर हुआ, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से ये भी बात है कि जिस प्रकार से बिना खर्ची की बात भाजपा करती है, बहुत सारे लोगों ने इसका बिल्कुल राम सिंह, मैं आपके पास लौटूंगा, इन मुद्दों को थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं आपसे जरूर समझूंगा। मैं रोहतक का भी एक बार रुख कर लेता हूं। दिनेश कौशिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी रोहतक से जुड़ गए हैं, उस स्थिति को भी थोड़ा समझते हैं रोहतक में क्या है। दिनेश, चूंकि आज प्रचार का शोर थम गया और रोहतक तो वैसे भी अपने आप में हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की जो निगाहें हैं वो रोहतक पूरे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगी हुई हैं, किस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव को आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज प्रत्याशियों ने जितनी ताकत लगानी थी वो लगा दी, अब 5 तारीख को जनता को फैसला ये करना है, लेकिन रोहतक का विधानसभा के वाइज अगर मैं समझना चाहूं, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, रोहतक में 4 विधानसभा आती है और सबसे जो हॉट विधानसभा इस वक्त है वो महम विधानसभा है, उसके बाद में कलानौर है और फिर रोहतक है और आखिर में गढ़ी सांपला किलोई है। गढ़ी सांपला किलोई में कोई भी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष नजर नहीं आ रहा है। हालांकि क्योंकि ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जो आवेदन प्रक्रिया चली थी, भूपेंद्र हुड्डा के सामने किसी भी कांग्रेसी प्रत्याशी ने आवेदन नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं जो एक पावर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रही बात महम और कलानौर की और रोहतक में, यहाँ पर जो मुकाबला है वो टफ है। 5 बजे तक जो प्रचार था वो थम चुका है। अब जो प्रत्याशी है वो घरों में लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, 1 to 1 लोगों से जरूर मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक, कलानौर और महम विधानसभा में 3 ऐसी सीट है जिनमें कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन गढ़ी सांपला किलोई में कोई बिल्कुल। लेकिन दिनेश, अब एक एक करके समझाएं, चूंकि गढ़ी सांपला किलोई आपने बताया और भूपेंद्र हुड्डा चूंकि वहां से चुनावी मैदान में है, इसलिए वहां पर आप ये कह रहे हैं कि कोई टफ फाइट या उस तरह से ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। हालांकि तो जनता 5 तारीख को तय करेगी, लेकिन कलानौर, महम और रोहतक, इन तीनों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाएं, यहां पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प क्यों नजर आ रहा है? दिनेश, देखिए, सबसे पहले मैं रोहतक पर आना चाहूंगा। यहाँ पर जो मुकाबला हो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। फिलहाल जो 2019 में जो विधायक यहाँ पर है वो कांग्रेस के विधायक हैं, वो काफी एज्ड भी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो मुकाबला है उनसे मनीष ग्रोवर से, क्योंकि मनीष ग्रोवर यहाँ से हार गए थे और अब मनीष ग्रोवर दावा कर रहे हैं कि इस बार वो जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो फैसला है वो 70,000 के आसपास पंजाबी वोट है, पंजाबी समुदाय की वोट है जो हार जीत का फैसला करते हैं। अब जो भी अपने पक्ष में पंजाबी समुदाय को कर लेता, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी पंजाबी समुदाय से आते हैं, लेकिन जो मनीष ग्रोवर है उनका जो प्रचार करने का तरीका है वो स्पष्ट है। वो 2016 का जो घटनाक्रम रोहतक में हुआ था जाट आरक्षण के दौरान, वो यहाँ के व्यापारियों को बता रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार रही है, ऐसे में रोहतक में किसी भी व्यापारी को फिरौती के लिए फोन नहीं आया है और न ही ऐसा कोई मामला सामने आया है। इसके बाद यदि हम महम की बात करें तो जो पूर्व विधायक है आनंद सिंह डांगी, उनके बेटे बलराम डांगी चुनाव मैदान में जो कांग्रेस की तरफ से टिकट लेकर मैदान में आए हैं और बलराज कुंडू जो मौजूदा विधायक हैं वो उन्हें काफी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा जो राधा अहलावत है, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर दीपक हुड्डा को वहां से टिकट दे दिया गया, तो जो राधा अहलावत है उनके बगावती सुर हुए और उन्होंने निर्दलीय तौर पर यहाँ पर पर्चा भरा। तो जो मुकाबला है वो राधा अहलावत जो निर्दलीय है, बलराज कुंडू और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। तो हम अब बात करेंगे कलानौर विधानसभा क्षेत्र की। कलानौर विधानसभा क्षेत्र में शकुंतला खट्टक कांग्रेस की तरफ से 3 बार यहाँ से विधायक चुनी गई है
अब कुछ जो नाराजगी है उनके खिलाफ जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। जो रेणु डावला जो पहले कांग्रेस समय में या 2014 में यहाँ पर रोहतक की मेयर बनी थी और वो बागी होकर बीजेपी में चली गई थी, अब उन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया है वो मुकाबले में। और जो सबसे जो फैक्ट यहाँ पर डालने वाला है वो निर्दलीय प्रत्याशी है प्रेम सिंह। वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनके समुदाय को टिकट नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि कोलानौर में सबसे ज्यादा वोट उनके रविदास समुदाय की है, समाज की है, और उन्हें अनदेखा किया है कांग्रेस ने, इसलिए उनके बगावती सुर हुए और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। गढ़ी सांपला किलोई में मंजू हुड्डा है जो जिला पार्षद की जो चेयरमैन है, वो यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खास बात यह है कि अभी तक वो अपने इलाके में यानी गढ़ी सांपला किलोई में अभी तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं। उनका कहना है कि उनका चुनाव वो जनता लड़ रही है, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक पावरफुल होने की बात सामने आ रही वो बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से देवेंद्र आपने इन सारी चीजों को समझा दिया है और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी और भी हैं जिसको मैं आपसे जरूर जानूंगा। लेकिन मैं देवेंद्र कौशिक का रुख कर लेता हूं, हमारे साथ एक बार फिर से फरीदाबाद से जुड़ गए। देवेंद्र, आपकी बात अधूरी थी। फरीदाबाद में 1924 और फिर तमाम वायदे, तमाम तरह की चीजें, ग्राउंड पर आप बड़े नजदीक से उसको देख रहे थे, बताएं कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद की बात करने से पहले 2014 पे भी हमें बात करनी होगी, क्योंकि 2014 का जिक्र कर रहे हैं तो फरीदाबाद लोकसभा की जो 9 विधानसभा है उनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 3-3 पर जीत दर्ज कराई थी दोनों पार्टियों की तरफ से, जबकि इनेलो की तरफ से 2 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी और एक बहुजन समाज पार्टी जो प्रसला टेकचंद शर्मा थे, बाद में सरकार को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। तो कह सकते हैं कि बराबरी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 3-3 सीटों पर। लेकिन 2019 में ये जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से बदल गया। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि कांग्रेस की सिमट कर सिर्फ 1 सीट रही और इसके साथ साथ में एक जो सीट थी वो निर्दलीय प्रत्याशी को मिली। लेकिन अब 2024 को ऐसा चुनाव है, इसमें मुकाबला जो देखा जा रहा है वो कड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में है, और न केवल दोनों पार्टियों के बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टी है और जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं मुकाबले में कई जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अगर टिकाऊ विधानसभा की बात करें तो ललित सागर जो पूर्व एमएलए कांग्रेस के रह चुके हैं, उनको उम्मीद थी कांग्रेस से टिकट मिलेगी, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई और ऐसे में वो निर्दलीय उन्होंने पर्चा भर दिया और अब वो कड़ी टक्कर यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो मौजूदा विधायक यहाँ से हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर हैं, उन दोनों के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। इसी तरह से अगर बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें तो 2 बार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ शारदा राठौर जो 10 साल विधायक रही हैं कांग्रेस की और पूर्व संसदीय सचिव भी रही हैं, उनको भी उम्मीद यही थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन उनकी टिकट को काटा गया। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हैं, तो वहां भी मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के बीच में देखा जा रहा है। इसी तरह से फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ विपुल गोयल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे 2019 में टिकट से वंचित रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उन पर भरोसा जताया, 24 में उनको टिकट दी। लेकिन उनके सामने कांग्रेस से लखन सिंगला, हालांकि वो 14 और 19 में दोनों बार उनको टिकट कांग्रेस ने दी, लेकिन दोनों बार वो हारे, लेकिन तीसरी बार भी उनको टिकट दी है। तो मुकाबला दोनों के बीच में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रवेश मेहता को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन कर बैठ गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें प्रसला विधानसभा की, जहाँ सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि निर्दलीय जो विधायक नैनपाल रावत थे सरकार को समर्थन दे रहे थे और ये कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी उनको चुनावी मैदान में टिकट देकर उतार सकती है, लेकिन एन वक्त पर टेकचंद शर्मा को टिकट दे दी गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब टेकचंद शर्मा है, तो निर्दलीय के तौर पर एक बार फिर चुनावी मैदान में नैनपाल रावत दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया, वो भी 2014 और 19 में हारे थे, लेकिन तीसरी बार उनको फिर टिकट का मौका मिला, कांग्रेस की तरफ से दी गई। तो तीनों में कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर पलवल की बात करें तो पलवल में गौरव गौतम नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उनके सामने करण दलाल कांग्रेस के कद्दावर नेता है। दोनों में कड़ा मुकाबला वहां भी देखने को मिल रहा है। और अगर होडल की बात करें तो होडल में खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, वो वहां से चुनावी मैदान में है और उनके सामने नया चेहरा हम रतन के बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहां भी दोनों पार्टियों के बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं एनआईटी की, जो मौजूदा विधायक, एकमात्र विधायक कांग्रेस के यहाँ से 2019 में जीत कर आए थे नीरज शर्मा, वो चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन नया चेहरा यहाँ भी सतीश भागना को
भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, लेकिन नाराजगी नागेंद्र भराना को लेकर जो इनेलो के यहाँ से विधायक 2014 में जीते थे, उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन उनको उनकी टिकट काटी क्या, जो टिकट दी नहीं गई। ऐसे में वो भी निर्दलीय के तौर पर यहाँ चुनावी मैदान में है। और एक मजेदार बात यह है कि हाजी करामत अली जो जेजेपी और एएसपी के यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो भीड़ उनके कार्यक्रमों में देखी गई तो वो भी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ त्रिकोणीय के साथ में 4 लोगों के बीच में मुकाबला हो सकता है। और अगर बात करें बड़खल विधानसभा की, तो बड़खल विधानसभा में जो विजय प्रताप है, महेंद्र प्रताप के बेटे हैं, महेंद्र प्रताप अभी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़े थे। अलग बात है कि वो हार गए, लेकिन विजय प्रताप वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने भी नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया, गणेश अबलख ठाकुर। अब देखना होगा कि यहाँ हार जीत का जो अंतर है वो किस तरह का रहता है, क्योंकि 2019 में भी बेहद कम अंतर से। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प आंकड़े देवेंद्र आपने रखे हैं, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का फरीदाबाद, और 8 विधानसभाओं को बड़े बेहतर ढंग से आपने समझाया है। और अब ये 5 तारीख को जनता ही तय करेगी कि उसने इस बार क्या देखा है, और जो प्रत्याशी कह रहे हैं, जो पार्टियां वादे कर रही हैं, उस पर वो किस तरह से भरोसा कर पा रही है। राम सिंह, थोड़ा सोनीपत के बारे में और एक चीज समझना चाह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पार्टियां बहुत सारी बातें कहती हैं, सभी अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच में जाती हैं, सभी मैनिफेस्टो जारी करती हैं। मैनिफेस्टो आपको लग रहा है कि लोगों को हिट कर रहा है, या कैंडिडेट्स को लोग देख रहे हैं, या एक जो परसेप्शन चुनाव में बन जाता है कि फला पार्टी के आने से ये होगा या फला पार्टी के आने से ये होगा, वो चीज ग्राउंड पे काम कर रही थी। एग्जैक्टली ग्राउंड पर आपने क्या देखा है? क्या मैनिफेस्टो या कैंडिडेट को लोग देख रहे हैं, या एक परसेप्शन जो बनाने की कोशिश हर बार चुनावों में होती है, वो कहीं ग्राउंड पर आपको दिखा? राम सिंह, देखिए प्रत्येक पार्टी जो है अपने घोषणा पत्र बनाती है और तैयार करती है और दावे भी करती है कि उन्हें लागू किया जाएगा, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि कुछ पार्टियां ही जो है अपने मैनिफेस्टो के अनुसार काम कर पाती हैं। लेकिन अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में 6 अलग अलग विधानसभा में जो है कई विधानसभा सीट जो है काफी अलग तरीके से देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर चाहे करखोदा की बात हो, बड़ौदा की बात हो, गोहाना की बात हो, तो ये वो तमाम सीट है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफी प्रभाव माना जाता है। और यहाँ पर ना कोई मैनिफेस्टो काम करता है और ना ही यहाँ पर किसी पार्टी का कोई लोभ लालच काम करता है। यहाँ केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखकर वोट दी जाती है। लेकिन इस बार जो है लोगों के जहन में ये जरूर है, ये सवाल जरूर है कि जिस प्रकार से करखोदा की सीट पर 15 साल यहाँ पर एक विधायक जयवीर वाल्मीकि रहे, इस बार भी उन्हें टिकट दे दिया गया। और करखोदा के विकास की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर जीरो है, स्थिति बिल्कुल जीरो है। चाहे निकासी की बात हो, पीने के पानी की समस्या हो, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर 15 साल में भी डेवलप नहीं हो पाई। दूसरी तरफ बात करें गोहाना की, तो गोहाना में भी यही एक स्थिति है। गोहाना के लोग भी जो है इस बार जो है बदलाव का मूड जरूर देख रहे हैं। हालांकि जनता जनार्दन है और हम भी इस बात का फैसला नहीं करते कि इस बार माहौल क्या है और किसके पक्ष में रहेगा, लेकिन ये स्थिति जरूर है। लोगों के जहन में मुद्दे हैं कि इस बार जो है जो मुद्दे पहले से कई सरकारें आई और गई जिन्होंने दावे और वादे किए, और इस बार जो है उनको। अच्छा राम सिंह, एक चीज बताएं, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम लोग जब लगातार देख रहे हैं और चुनावी कैंपेन को जब हम लोग देखते हैं, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या आपको यह दिख रहा है वहां पर, या फिर उसमें जो 2 और हम लोग बड़े राजनीतिक क्षेत्रीय दल को देखते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, और जननायक जनता पार्टी है जो कि असपा के साथ गठबंधन में है, क्या इनके कैंडिडेट्स को लेकर के भी आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव को दिलचस्प बना रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला जो है 2 पार्टी के बीच अहम माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र है और अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट भी मैदान पर हैं, और मुकाबले की बात जिस प्रकार से हो रही है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे जैसे आम आदमी पार्टी हो या फिर जिस प्रकार से जेजेपी हो, जिस प्रकार जेजेपी ने गठबंधन किया है, या फिर इनेलो का जिस प्रकार से गठबंधन है, इनेलो का जिस प्रकार से गठबंधन है, तो ये 2 अलग अलग पार्टी जो है हालांकि मैदान में अपने उनके कैंडिडेट मैदान पर है, लेकिन जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। मुद्दे जरूर वो उठाने की कोशिश करते हैं, छोटी पार्टियां जो हैं वो मुद्दे उठाने की कोशिश करती हैं, चाहे उनके जनाधार भी बिल्कुल ना हो या जनता उन्हें नकारती हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब ये जनता पे ही हम लोगों को थोड़ा सा डाल देना चाहिए। अब जनता देख रही है इसको बड़े नजदीक से, और जनता ही ये तय करेगी कि इस बार उसने जो चीजें हैं उसको किस तरीके से देखा है। आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।